हेलो वीवर्स। वृंदावन हिंदी अकेडमी पर आपका स्वागत है। नेट के सिलेबस के लिए, नेट की परीक्षा के लिए हम कर रहे हैं गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से एक मैराथन क्लास, जिसमें हम एक क्लास में 1 से 2 टॉपिक को साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है आधुनिक काल से, कल की जो क्लास थी उसमें आधुनिक काल और द्वितीय युग। आज हम कर रहे हैं छायावाद। तो आप लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन क्लास में स्वागत है। आ जाइए सब लोग। छायावाद का जो समय है वो 1918 से 1936 माना जाता है। हिंदी में सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से एक पत्रिका आती है 1920 में, जिसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक लिखा था। एक 4 किस्तों में, मतलब एक किस्सा, वो एक लेख आया था उनका हिंदी में छायावाद नाम से, और वो 4 भागों में प्रकाशित होता है। कब? 1920 में। मुकुटधर पांडे ने लिखित रूप में छायावाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग इन्हीं से स्वीकार किया गया है कि जो सबसे पहले छायावाद शब्द का जो प्रयोग किया है वो मुकुटधर पांडे ने किया है। 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन थे? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार थे राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। तो एक सरस्वती में आता है छायावाद नाम से, एक सभी के संवाद होते हैं, उसमें एक लेख आता है और जिसमें किस किस का नाम है? सुशीला देवी, हरकिशोर बाबू, राम नरेश जोशी और सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद की अब परिभाषाएं हैं जो आलोचक अलग अलग मानते हैं। शुक्ल साहब क्या मानते हैं? छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में, तो जहां 2 अर्थ मिल जाए वहां समझ लेना शुक्ल साहब है। और शुक्ल साहब रहस्यवाद भी लेते हैं कि 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। यहाँ शुक्ल साहब कह रहे हैं कि जो छायावादी कवि है वो जो अपने अज्ञात प्रेमी है, जो अपने प्रेम को, जिसमें एक रहस्य, जैसे कबीर की वाणियों में रहस्य था, ऐसे ही वो रहस्य अलग है और यहाँ जो रहस्यवाद है ये बिल्कुल अलग है। तो यहाँ क्या है, जैसे महादेवी वर्मा है, कौन हो प्रिय तुम, अज्ञात के सारी जो है, प्रसाद की देखो आप, मेरा पंत उसके देखो, अम, पंत जी की, तो इनकी सभी कविता में एक रहस्यवाद है। ये अज्ञात प्रेम को, अज्ञात प्रिय को लेकर के चल रहे हैं और उसी के लिए इनकी जो भाषा है उसको रहस्यवाद बोला गया है। तो छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक के अर्थ में है। तो शुक्ल साहब कहते हैं कि 2 अर्थों में हमको समझना चाहिए। एक में तो यह रहस्यवाद है, उनकी जो कविताएं हैं उनके काव्य में है, और दूसरा क्या है? अप्रियतम, अज्ञात प्रियतम को उन्होंने आलम्बन माना है। उसकी उसको मतलब अज्ञात प्रिय को मान करके उन्होंने अपनी काव्य रचना की है। तो ये जो दो है ना, रहस्यवाद, अज्ञात प्रियतम और 2 अर्थ, तीनों कीवर्ड शुक्ल के पकड़े जा सकते हैं और इनसे हमें पता चल जाएगा कि जो ये छायावाद की जो परिभाषा है वो शुक्ल साहब ने दी है। अब है नंदुलारी वाजपेयी। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, तो ये सूक्ष्म शब्द जो है ये लेते हैं नंदुलारे वाजपेयी, प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो नंदुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं? एक सूक्ष्म सौंदर्य है, प्रकृति का आध्यात्मिक छाया, उसका ये वर्णन करते हैं कि सर्वमान्य यही हो सकती है। अब है प्रसाद जी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्त होने लगे, कि जब कवि कहते हैं, जब हमारे अंदर इतनी वेदना भर जाती है खुद के अंदर, और वो वेदना जब अनुभूति उसकी होती है और वही अभिव्यक्ति बन के जब बाहर आती है, उसको छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। ठीक है, कि खुद की एक वेदना, उसको जो उन्होंने अनुभव किया है और उसको फिर अपनी वाणी से उन्होंने जब प्रकट किया है या अभिव्यक्ति की है, तो उसको, तो वेदना के आधार पर कहते हैं
प्रसाद जी। तो यहाँ पर है प्रकृति के सूक्ष्म। अगर कीवर्ड की बात करें, नंदुलारे वाजपेयी ने प्रकृति के सूक्ष्म शब्द लिया, जयशंकर प्रसाद ने वेदना के आधार पर अभिव्यक्ति, और ये तो कहते हैं अज्ञात प्रियतम और रहस्यवाद शुक्ल साहब। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रतीक विधान तथा उपचार वक्ता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की 4 विशेषताएं हैं। तो ये प्रसाद जी कहते हैं। अब है महादेवी वर्मा। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। तो जीवन का उद्गीत कहती है महादेवी वर्मा। जो परिभाषा है बहुत ही आसानी से हम याद रख सकते हैं इनको, इनके कीवर्ड पकड़ के। तो महादेवी वर्मा के तो बहुत से इन्होंने खुद ने गीत लिखे हैं, तो इनकी परिभाषा में ही उद्गीत शब्द आया है, तो याद रह सकती हैं। प्रसाद जी ने वेदना के आधार पर अभिव्यक्ति बोली है। अब है नगेंद्र। नगेंद्र की तो सबको पता है, बहुत आसान है, इनकी याद रखा जा सकता है। ये क्या कहते हैं? छायावाद जो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। और स्थूल का मतलब क्या है? जो द्विवेदी युग में था काव्य लेखन था, वो बहुत ही बड़े बड़े विषयों को लेकर के लिखा गया था, और उनका जो वर्णन था, उनके विषय बहुत लंबे चौड़े थे। और यहाँ पर क्या है, हर चीज का सूक्ष्म वर्णन किया गया है, वो प्रकृति है या गया प्रियतम है, जो भी है। तो इसलिए इन्होंने कहा है द्विवेदी युग के विरोध में कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है, ये नगेंद्र साहब कहते हैं। अब है डॉक्टर रामविलास शर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, तो ये कहते हैं है, और रामविलास शर्मा जी कहते हैं नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है। ये कहते हैं ये कोई सूक्ष्म विद्रोह नहीं है, ये तो सामंतवाद के खिलाफ, रूढ़िवाद के खिलाफ, और जो थोथी हमारी नैतिकता मूल्य हमारे बने हुए हैं ना, उन सब का विद्रोह है। परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्य वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। तो मध्यम को सीधा सीधा इन्होंने बोला गया इसके बारे में, और ये कहते हैं ये हर चीज का इन्होंने विद्रोह किया है, जो समाज में असंगतियां हैं उनके खिलाफ। डॉक्टर नामवर सिंह क्या कहते हैं? छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था, तो दूसरी ओर विदेशी प्राधीनता से। तो क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन भी था, पुरानी रूढ़ियां भी चली आ रही थी समाज में, तो इन्होंने कहा कि हर चीज से इन्हें मुक्ति चाहिए थी, और ये जागरण की अभिव्यक्ति थी, पुकार थी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? छायावाद मूलतः शक्ति काव्य, शक्ति काव्य जो कीवर्ड है ये करते हैं, कहते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कि छायावाद जो है मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है, और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। ये विभिन्न प्रसिद्ध आलोचकों की परिभाषाएं थी जो छायावाद के लिए है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इनके कीवर्ड को पकड़ करके याद किया जा सकता है। सीधे सीधे परिभाषा पूछी जा सकती है कि किस आलोचक की है, तो इन आलोचकों के हम कीवर्ड पकड़ सकते हैं। अब है कि किसने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है? शुक्ल साहब किसको मानते हैं? मैथिलीशरण गुप्त और सबसे अधिक मुकुटधर पांडे को। नंदुलारे वाजपेयी मानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को, और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को, और इला चंद्र जोशी मानते हैं जयशंकर प्रसाद को। तो इनमें दो महत्वपूर्ण है, एक तो शुक्ल साहब का मुकुटधर पांडे, और इला चंद्र जोशी मानते हैं जयशंकर प्रसाद को, और उनके साथ कुछ और विद्वान होते हैं। छायावादी कवि देखते हैं हम। 4 छायावादी कवि हुए हैं जिनको चतुष्टय में माना जाता है: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, और इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ भी बोला जाता है। तो छायावाद की जो बृहत्त्रयी है, बृहत्त्रयी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो 3 देवों को के लिए जो शब्द यूज होता है, जिनको दर्शाते हैं, वो कौन है? ब्रह्मा माने गए हैं जयशंकर प्रसाद, विष्णु माने गए हैं सुमित्रा नंदन पंत, और महेश रौद्र रूप
रुद्र रूप कौन माने गए हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब है लघुत्रयी, छायावाद की लघुत्रयी बोली है, उसमें है महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो ये है लघुत्रयी और ये है बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में 3 हो जाएंगे। अब है जयशंकर प्रसाद। 1889 में माता पिता हैं देवी प्रसाद और मुन्नी देवी। गुरु हैं इनके मोहिनी लाल और इनको बचपन में झारखंडी या फिर कलाधर उपनाम से लिखते थे और झारखंडी इनको कहा जाता था। रचनाएं हैं इनकी, इनकी रचनाओं का बहुत बार बहुत अधिक इनका क्रम पूछा जाता है प्रसाद की रचनाओं का। तो सबसे पहले है उर्वशी 1909, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास। जो पूछी जाती हैं उनको मैं कानन कुसुम जिनका क्रम आता है लगाना, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। तो जो ये मैंने अंडरलाइन किए हैं ये पांचों छहों इनका क्या होता है क्रम पूछा जाता है अक्सर। तो ये वैसे तो आपको अगर सारी याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका प्रकाशन वर्ष आपको याद होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की जो पहली कविता है वो है सावन पंचक 1906 में। भारतेंदु की पत्रिका थी जिसमें कलाधर उपनाम से ये प्रकाशित होती है। जयशंकर प्रसाद को पहले छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 में इनकी प्रकाशित हुई जो झरना में संकलित है। तो पहली जो छायावादी कविता थी वो क्या थी? प्रथम प्रभात और झरना में संकलित है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक रचना क्या है? उर्वशी। जो कविता आई है पहली वो तो है प्रथम प्रभात, लेकिन जो पुस्तक प्रकाशित होती है वो है उर्वशी 1909 में। ये एक चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य है कानन कुसुम। तो खड़ी बोली का कौन सा है? कानन कुसुम। मौसम खराब हो चुका है, खिड़कियां दरवाजे बज रहे हैं, 2 दिन से आंधी तूफान चल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है और इसी को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। झरना को तो प्रथम प्रयोगशाला झरना, इसी से शुरुआत मानी जाती है छायावाद की। जयशंकर प्रसाद की जो आंसू है उसमें 133 छंदों में एक विरह प्रधान स्मृति काव्य, तो मतलब किसी की याद में लिखा हुआ एक विरह प्रधान बहुत ही अच्छी जो ये है इनकी आंसू कविता है, जो काव्य है इनका बहुत ही बेहतरीन, और इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की जो चित्राधार है इसमें क्या है? ब्रज भाषा में इसकी कविताएं। प्रेम पथिक सबसे पहले ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया, जिसका खड़ी बोली में फिर अनुवाद होता है 1914 में। तो सबसे पहले प्रेम पथिक 1909 में ब्रज भाषा में आया था, बाद में अनुवाद हुआ खड़ी बोली में 1914 में। कामायनी 15 सर्ग है, बहुत पूछा जाता है और इन सर्गों का फिर ये क्रम से पूछा जाता है। तो अंगिरस क्या है? इसका निर्वेद रस है। दर्शन है, समरसतावाद और आनंदवाद। मुख्य पात्र है इसमें मन्नू, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। और तोटक छंद है इसमें, तांडक छंद मुख्य छंद है इसका। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मुख्य है वो तांडक छंद है। अब कामायनी के सर्ग है, कई बार क्या है पीछे की तरफ पूछ ले जाते हैं चारों, या फिर पहले के, या फिर अब क्या हो रहा है बीच बीच में से पूछते हैं। जैसे पूछ लिया श्रद्धा, करम दे दिया, श्रद्धा दे दिया, शोकन दे दिया, रहस्य दे दिया और इनका क्रम लगाने दे दिया। अभी आगे पीछे इन पहले कौन है, तो इनको आप पहले 3-3 के हम जोड़े बना करके याद कर सकते हैं। वैसे मुझे तो ये पूरे याद है 15, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। तो सबसे अंत में आनंद प्राप्ति होती है, रहस्य है और फिर आनंद है। तो 3-3 के जोड़े बना करके इनको याद किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। अब है जो पात्र है वो प्रतीक रूप में माने गए हैं। मन है जो मनु जो है मन के प्रतीक माने गए हैं, और श्रद्धा है हृदय की प्रतीक, और ईड़ा जो है बुद्धि की प्रतीक, और जो कुमार है इनका पुत्र है श्रद्धा का वो क्या है? मानव
के प्रतीक में माना गया है। कामायनी के ये पात्र हैं चार। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो कौन कहते हैं शांति प्रिय द्विवेदी? छायावाद का उपनिषद। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना गया है। अब है निराला जी, मेरे बहुत ही पसंदीदा लेखक निराला जी। तो जन्म होता है 1899 में। जन्म स्थान है महिषादल का मेदिनीपुर और इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है। पिता है राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी थी इनकी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज। इनके काव्य अनामिका, परिमल जो पूछे जाएंगे अक्सर, मैं उनको भी अंडरलाइन कर दूंगी। गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुता 1942, अणिमा 1943, बेला, नए पत्ते 1946। इनका कर्म पूछा जाता है अर्चना 50, आराधना 53, गीता भोज 1954 और सांध्य काकली 1969। तो ये अक्सर पूछे जाने वाले जिनका कर्म पूछा जाता है। अनामिका इनका सबसे पहला काव्य संग्रह है और सबसे अंत है सांध्य काकली। सबसे पहली कविता इनकी है जो भी कल 1916 में, और जो इनकी अंतिम है वो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। अनामिका और परिमल में कुछ कविताएं हैं इनकी। अनामिका भी कौन सी है? अनामिका का दूसरा संस्करण आता है 1938 में। स्रोत स्मृति, सम्राट एक्टर के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 1936 बहुत महत्वपूर्ण, रेखा, तोड़ती पत्र और सच है 1935। और परिमल में कौन सी है? तो जो आपकी नेट में लगती है उनमें से स्रोत स्मृति और राम की शक्ति पूजा पूछी जाती है कि किस में है ये संकलित, तो अनामिका में है और अनामिका का दूसरा संस्करण 1938 में। तो अधिवास, जूही कली, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी और पंचवटी प्रसंग, तो ये है परिमल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने छंदों के जो बंधे हुए छंदों में लिखते थे, इन्होंने सारे छंद बंद छोड़ के अपने हिसाब से इन्होंने काव्य रचना की थी और इसीलिए इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। निराला ने कवित जो छंद है उसको हिंदी का जातीय छंद कहा है कि बहुत ज्यादा कविता छंद में काव्य रचना होती थी, इसलिए निराला जी ने कहा कि ये तो हिंदी का जातीय छंद है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। इम्पोर्टेंट। स्रोत स्मृति हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहला शोक गीत माना गया है जो अपनी पुत्री के निधन पर ये लिखते हैं। जो राम की शक्ति पूजा है उनका जो मतलब जिसके आधार पर है, बांग्ला के जो कृतवास रामायण है उस पर ये आधारित है। राम की शक्ति पूजा पूछा जाता है कई बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका आधार क्या है, तो क्या है? कृतवास रामायण। निराला की जो तुलसीदास है रचना 101 छंदों में है और ये एक खंड काव्य है। और निराला जी को ओज, औदात्य और विद्रोह का कवि माना गया है। निराला ने अंकुट एवं व्यसक, श्रृंगार दृष्टि एवं तृप्ति के कवि हैं। शुक्ल साहब क्या कहते हैं इनके बारे में? बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। तो जो ये शब्द है ना, कीवर्ड, ये अकेले निराला जी के लिए शुक्ल साहब ने प्रयोग किया है। तो पूछा जा सकता है कि किन्होंने कहा है, तो ये शुक्ल साहब ने कहा है निराला जी के लिए। जन्म होता है 1900 में। अब आ गए सुमित्रा नंदन पंत। 1900 में कौशानी के अल्मोड़ा में, इलाहाबाद में मृत्यु होती है इनकी भी। और जन्म, जो बचपन का नाम था गुसाई दत्त, और पहली रचना है इनकी गिरजे का घंटा।
इनकी रचना को 4 भागों में बांटा जाता है: छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। क्योंकि छायावाद का अंत हो रहा था, लेकिन ये बाद में इन्होंने काफी लंबे समय तक, जैसे देखो 1955 1964 तक रचनाएं की हैं। तो जैसे जैसे प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति बदलती रही, उसी हिसाब से इन्होंने काव्य लेखन भी किया है। तो जो छायावादी इनकी रचनाएं हैं वो है उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। इनका भी क्रम पूछा जाता है। तो ग्रंथि, वीणा 27, पल्लव को तो मैनिफेस्टो कहा ही जाता है, छायावाद का मैनिफेस्टो 28 में, और युगांत 1936। युगांत से ही प्रतिवाद का अंत माना गया है। युगांत मतलब एक युग का अंत हो गया है, और युगांत मतलब एक नया युग का प्रवेश हो रहा है, एक नए युग की अलग से वाणी है। तो ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनावादी में है स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, युगपथ। नवमानवतावादी उत्तरांक, कला और बूढ़ाचांद, अतिमान, लोकायतन पूछी जाती है 1964, और चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन की जो पहली छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास, और सबसे अंत की कौन सी है? गुंजन। लोकायतन पर इनको महाकाव्य ये महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर इनका लिखा गया है, महाकाव्य है महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर है लोकायतन। सुमित्रा नंदन की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा में शीर्षक से है, और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो जो इनकी कविताएं हैं वो चिदम्बरा में है, चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित होती हैं, और इनको मिलता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन की जो पल्लव है उसको, उसकी भूमिका को क्या कहा है? छायावाद की घोषणा पत्र, मतलब मैनिफेस्टो। पल्लव की जो भूमिका है उसको छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है, घोषणा पत्र। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। और अरविंद, इनकी जो मूल रूप से ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है, और इनका अरविंद दर्शन से प्रभावित जो रचना है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण किरण और स्वर्ण धूलि। तो दोनों रचनाओं पे अरविंद दर्शन का प्रभाव है। अब है महादेवी वर्मा, जन्म 1907 में, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद में मृत्यु, और गोविंद मिश्र पिता, और आधुनिक युग की इनको मीरा कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी महादेवी वर्मा के लिए बोला गया है। काव्य इनके हैं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942 और सतवर्णा 1960। सभी रचनाओं के जो प्रकाशन वर्ष है महत्वपूर्ण है ये। महादेवी वर्मा की यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन। तो जो यामा रचना है इसमें इन चारों रचनाओं के गीत इसमें संकलित किए गए हैं, और यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। महादेवी की जो सप्तवीणा है उसमें ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में काव्य अनुवाद किया गया है। सप्तवर्णा में ऋग्वेद के मंत्र हैं जिनका अनुवाद हिंदी भाषा में किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका 1930 में लिखी। तो निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय ने। महादेव वर्मा की जो ब्रिज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की जो कविताओं का संकलन है वो सबसे पहले 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से होता है। ब्रिज भाषा और खड़ी बोली की कविताएं प्रथम आयाम शीर्षक से। महादेवी वर्मा के ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव था। जैसे महादेवी वर्मा के ऊपर बौद्ध का बता दिया है, और जो पंत जी हैं उनके ऊपर अरविंद दर्शन का है, और जो प्रसाद जी हैं उनके ऊपर शैव दर्शन का प्रभाव है। तो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है, रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार की गई है, क्योंकि इन्होंने अज्ञात प्रिय को मान करके ही काव्य लेखन किया। सबसे ज्यादा प्रिय इनका जो छंद है वो क्या है? प्रतीक, दीपक और बात। छायावाद के कुछ अन्य कवि हैं जो उसी समय में हुए हैं। उदय शंकर भट्ट
राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना इनकी रचनाएं हैं। मोहनलाल महतो वियोगी, निर्माल्य, एक तारा, कल्पना, लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंतर जगत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रूप राशि, निशित, चित्र रेखा, आकाश गंगा, अनुभूति और अंतर्ध्वनि, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। अब है जनार्दन प्रसाद झा द्विज, अनुभूति और अंतर्ध्वनि, गोपाल सिंह नेपाली, पंछी, रागिनी और उमंग, केदारनाथ मिश्र, शिव स्पर्श और सेतुबंध, आरसी प्रसाद सिंह, कलापी और संचेता। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अब जो कवि हैं सांस्कृतिक धारा के उनका कालक्रम देख लेते हैं। ये किसकी रचना थी? एक सेकंड। अच्छा, आरसी प्रसाद सिंह की। आरसी प्रसाद सिंह की है जीवन और यौवन, नई दिशा, पांच जन्य, प्रेम गीत। तो ये इनकी ही कुछ रचनाएं हैं आरसी प्रसाद सिंह की। अब है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि जो छायावाद के बाद में आते हैं और राष्ट्रीय बोध की कविताएं इनकी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, हेम किरटनी, हेम तरंगनी, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों, माता और समर्पण। सियाराम शरणगुप्त, मौर्य विजय, बहुत महत्वपूर्ण, अनाथ, दुर्वादत्त, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथे, मृण्मयी, बापू, उन्मत्त, दैनिकी और नकुल। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, कवासी, हम सिपाही, जन्म के, विनोबा सतवन और उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान की है त्रिधारा और मुकुल, दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जीवन संगीत, नवयुवक के गान। महेश चंद्र प्रसाद की है कांग्रेस तक। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा, तो एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। और इनकी प्रसिद्ध कविता है कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा। ये तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी। सियाराम शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की जो पहली कविता है इंदु पत्रिका में 1910 में प्रकाशित होती है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है वो नवीन नाम से कविता लिखते थे और पहला काव्य संग्रह है कुमकुम। तो नाम तो था बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा, लेकिन नवीन उपनाम से ही कविता लिखते थे। पहली कविता है कुमकुम। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म होता है निहालपुर गांव में। झांसी की रानी, जिन्हें मतलब हर बच्चे बच्चे के जबान पे ये कविता थी और अभी भी है, हर जगह पूछी जाने वाली। झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है इनकी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान। अब है प्रेम और मस्ती का काव्य, जो व्यक्तिवादी जिन्होंने अपनी मस्ती में लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा, मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव और एक दिन। हृदय नारायण हृदय स्फुट गीत थे इनके खुले में। हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचनाओं का पूछा जाता है प्रकाशन वर्ष, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937, तीनों रचनाओं का ही प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल,
हलाहल, खादी के फूल, मिलन यामिनी 1950, मैं शाला, मैं पाला और कलश में हाथ में लेके चला। तो ऐसी मैं शाला मैं पाला के साथ कलश में हाथ में लेके चला और निशा हो गई रात में एकांत में बैठे और मन थोड़ा सा आकुल था। चारों तरफ सतरंगिणी माहौल था और फिर वहां पे मिलन हो गया यामिनी से। ऐसे एक ट्रिक बनाई थी इसकी। हरिकृष्ण प्रेमी, अग्निगान, वंदना के बोल, आंखों में अनंत के पथ पर। नरेंद्र शर्मा, प्रभात फेरी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवासी के गीत, पलाशवन, मिट्टी और फूल, काटनी, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निश्चय। तो ये इनकी तीनों रचना बहुत महत्वपूर्ण है। रामेश्वर शुक्ल अंचल, मधुलिका बहुत महत्वपूर्ण, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर और बरसात के बादल। मैं जिनको भी पूरा अंडरलाइन कर रही हूँ, सर्कल में ले रही हूँ, वो सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री, रूप अरूप, तीर तरंग, शिप्रा, मेघदीप और अवंतिका। विद्यावती कोकिल है, अंकुरिता, माँ, सुहागिन, पुनमिलन और आरती। सुमित्रा कुमारी सिन्हा, विहाग, आशा पर, पंथिनी, बोलों के देवता। तो ये तो थे प्रेम और मस्ती के कवि। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक, क्योंकि इन्होंने मस्त माहौल पर मदिरालय पर काफी लेखन किया है, तो इसलिए इनको हालावाद का प्रवर्तक माना गया है। और उमर खयाम जो थे उर्दू कवि, उनका प्रभाव इनके ऊपर माना गया है, फारसी के थे। बच्चन जी को हिंदी का बायरन हिंदी का बायरन कहा जाता है इनको। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है, उन्हें हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका? मानसलवाद का। अब है छायावाद के अंतर्गत बाद में हास्य व्यंग्य का कवि। ईश्वरी प्रसाद शर्मा का है चना चबेला, हरिशंकर शर्मा पिंजरा पोल और चिड़ियाघर, कांतानाथ पांडे चोंच, चोंच चालीसा, पानी पांडे महाकवि सांड, शीर्तन शुक्ल बलई, परिहास प्रमोद, चतुर्भुज चतुरेश, हंसी का फवारा, ज्वालाराम नागर विलक्षण, छाया पथ। हरिशंकर शर्मा का जो पिंजरा पोल है और चिड़ियाघर है, ये एक गद्य रचना है और इसमें कुछ कविताएं भी हैं, इसमें व्यंग्यात्मक कविताएं हैं। अब है जो छायावाद में ब्रज भाषा के कुछ काव्य हुए। रामनाथ ज्योतिषी का है रामचंद्रोदय काव्य, रामचंद्र शुक्ल का है बुद्ध चरित्र। यही है मेरे हिसाब से इसमें याद करने का। राय कृष्ण दास ब्रजरज, दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दोहावली, वियोगी है का है वीर सतसई और चरखा स्त्रोत। ये नहीं पूछे जाते इतने, यहाँ पर बस यही महत्वपूर्ण है रामचंद्र शर्मा शुक्ल, बाकी और नहीं पूछे जाते। रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रज भाषा में अनुवाद किया था। तो किसका है ये? लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से इन्होंने शीर्षक लिया है और ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। और ये किसकी है लाइट ऑफ एशिया? एडविन अर्नोल्ड की। अब कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण देख लेते हैं। प्रसाद के आंसू से है, ये है झंझा झकोर गर्जन। महत्वपूर्ण पंक्ति ही बताऊंगी मैं आपको। झंझा झकोर गर्जन ये है।
इस करुणा पीड़ित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। मानव बेटी पर प्रणय का विरह मिलन का। और एक ये है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में। ये महत्वपूर्ण है। आंसू बरसो इस विश्व सदन में। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब है लहर से, तुम कौन हो और मैं क्या। ये ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक, बीती विभावरी जाग रे। कामायनी से है, सिंधु सेज पर धरा बधू। ये फटा हुआ नीलोसन क्या, नील परिधान बीच सुकुमार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कानन कुसुम अंचल में मत पर्वत, काम से मंडित से। ये पूछा जा सकता है कि ये जो रचनाएं हैं, पंक्तियां, ये तो नहीं पूछी जाती कि किससे हैं, ये पूछा जाएगी किस सरक से हैं। तो ये मेरे हिसाब से लज्जा सरक से है। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति मैं बता रही हूँ, ये सिर्फ आपको ये देखना है कि ये किस सरक से है। शक्ति के विद्युतीकरण, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोमल किस्से के अंचल में। ये जो मैंने महत्वपूर्ण पंक्ति बताई है, इनके सर्ग दिए मिलेंगे आपको बुक में, तो ये देख लेना किस सर्ग के अंतर्गत है। तो इनका सीधा सर्ग पूछा जाता है कि किस सर्ग से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। बहुत महत्वपूर्ण। तुम भूल गए पुरुषोत्तम मुख में। ये श्रद्धा सर्ग से होगी शायद। मैं कंफर्म नहीं, अभी काफी दिनों के ध्यान नहीं है मुझे। ये लज्जा से है, श्रद्धा से है। आप एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना इसे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी। नहीं, ये है समरस जड़िया चेतन। ये है। अब है निराला जी, है अमानिशा उगलता गगन गगन अंधकार। बहुत महत्वपूर्ण। धिक जीवन जो पाता ही आया सदा विरोध, धिक साधन जिसके लिए गया सदा ही विरोध। बहुत ही महत्वपूर्ण निराला जी के स्वयं के जीवन पर। और मेरे हिसाब से जिसने भी थोड़ा बहुत संघर्ष किया है ना जीवन में, वो हर कोई इस पंक्ति को अपने से जीवन से जोड़ के देखता है। मैं तो देखती हूँ भाई। मुझे तो लगता है निराला जी की पंक्ति मेरे जीवन पर पूरी पूरी चरितार्थ होती है। और जिन्होंने निराला जी को पढ़ा है, ये कविता पढ़ी है, और जिसके जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष है, तो उनकी सबकी ही ये लाइनें बहुत ही प्रिय लाइनें होंगी। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। बहुत महत्वपूर्ण है। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह मां शक्ति राम के वदन में हुई लीन। बहुत महत्वपूर्ण। और बहुत ही मेरे हिसाब से जो हिंदी साहित्य पढ़ता है, राम की शक्ति पूजा सबको पढ़नी चाहिए एक बार। और ये सबकी पसंदीदा कविता होगी मेरे हिसाब से, तो सबकी होगी है। अब है सरोज स्मृति, धन्य मैं पिता निरर्थक था। इस कविता को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ शब्द लिए गए हैं, जैसे यहाँ पे धन्य। तो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कुछ कीवर्ड यूज किए हैं, शब्द यूज किए हैं। तो इनसे सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। कविता को जब पढ़ोगे तो आप ये चीज देख लेना कि कहाँ कहाँ कौन से शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं निराला जी ने। ये कान्याकुब्ज कुल कंकार, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो महत्वपूर्ण है सरोज स्मृति से। अब है तुलसीदास,
जागो जागो आया प्रभात। बादल राग से है। जागो फिर एक बार महत्वपूर्ण। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी। स्नेह निर्जर बह गया है। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर। ये अब है सुमित्रानंदन पंत। छोड़ जुर्मों की मृदु छाया। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। यहीं से हम बताते हैं कि रहस्यवाद, इनके अंदर रहस्यवाद है। तुम्हारे छूने में प्राण था। वियोगी होगा पहला कवि बहुत महत्वपूर्ण। आ से उपजा होगा गान। द्रुत जरो जगत के जीवन पत्र। ये महत्वपूर्ण है इनकी। तुम वहन कर सको मन मेरे विचार। सुंदर है बेहद सुमन सुंदर। ये महादेवी वर्मा की मैं निर्वली दुख की बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण। जो तुम आ जाते एक बार ढूंढेगी तुमको पीड़ा में, ढूंढा तुमको पीड़ा में। ये क्या पूजा क्या अर्चन रे मधुर मधुर मेरे दिल। इनके तो सभी हैं। महादेवी वर्मा के तो सभी गीत इम्पोर्टेंट है और सभी पंक्तियां थी। मिलन का मतलब लो मैं चीर हूँ। बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर की मधुर गुनगुन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सभी ओ भिखमंगे ओ परिजात बालकृष्ण समानमेन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ अलग है, विविध है रचनाएं। जयशंकर प्रसाद पुष्प के ऊपर शैव दर्शन का प्रभाव था। अद्वैतवाद की स्थापना करते हैं ये। निराला जी पर था अद्वैतवाद का। पंत जी पर है अरविंद दर्शन का और महादेवी पर है बौद्ध दर्शन का। तो दुखवाद भी कहते हैं कि रचनाओं से प्रकाशित होता है। निराला जी ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्रेरित रचनाएं की हैं। तो जो प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी हैं? कुकुरमुता, गरम पकौड़ी, मास्को, डायलॉग्स और नए पत्ते। तो इनमें से जो ये है आपकी कुकुरमुता और नए पत्ते बहुत महत्वपूर्ण है। खजोहरा और रानी और कहानी ये है आपकी प्रगतिवादी, क्योंकि 1936 में आती है ये। तो 1936 में आपका प्रगतिवाद आ जाता है। नीरज को छायावाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है। और जो प्रसिद्ध राष्ट्रगीत थी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल पार्षद ने 1924 में ये गाया है। और यह गीत सबसे पहले 1925 में कानपुर के कांग्रेस में जब ध्वज फहराया गया था तब वहां पर गाया गया था। अब आपका आ गया है छायावादोत्तर काल। छायावाद के जो समय है, तो ये प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद को हम कल करेंगे। आज की क्लास में आपका छायावाद पूरा हुआ है। तो 3-4 दिन में हम आधुनिक काल के अंदर जितने भी काल हैं इनको समाप्त करके फिर मेरे हिसाब से मैं बुधवार या वीरवार तक आपका काव्य शास्त्र और पाश्चात्य इन दोनों पर बहुत महत्वपूर्ण क्लास लूंगी। कई बच्चों के अंदर क्या है, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य को लेकर थोड़ा क्लिष्ट मानते हैं इस टॉपिक को। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करेंगे बुधवार या वीरवार की क्लास तक। 2 या 3 दिन में मैं आपका जितने भी विवाद हैं, कल प्रतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर कुछ जो अन्य विधि इसके अंदर है वो करेंगे। तो 1 हफ्ते के अंदर मेरे प्रयास रहेगा कि मैं इस पूरे को जो गोविंद पांडे है इसको पूरा खत्म करके फिर पीवाईक्यू की सीरीज से आपके रिवीजन करवाऊँ। तो अभी के लिए आप लोग जुड़े, धन्यवाद। राधे राधे जी। पढ़ते रहिए, कामयाब रहिए। श्री राधे राधे और जय श्री कृष्णा जी। शुभ रात्रि जी।